तो मुझसे क्या बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। टॉन्सिल गले में नहीं, मेरी टॉन्सिल हुए जीभ में। मेरे जीभ में होगा पीछे की तरफ तो। हाँ तो अब क्या वो चल रही है ना, दर्द कर रही है, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा ज्यादा। शुरू करें। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या हो गया, ई एफ टी यू जी डी पी क्या हो गया, रिलीज हो गया। अच्छा ये जो ई एफ टी यू जी डी पी रिलीज होता है, अब क्या होगा, अब इसे आगे भी तो पी आर एन ए को लाना है कि नहीं लाना है भाई, आगे भी तो इसको काम करना है, इलोंगेशन प्रोसेस तो चल रही है, आगे भी लाना है, तो क्या करेगा, इसको रीजनरेट फॉर्म करता है ई एफ टी एस। तो बेसिकली ई एफ टी एस का काम क्या है, ई एफ टी एस का काम होता है रीजनरेट द ई एफ टी। ठीक है, ई एफ टी एस का काम क्या है, ई एफ टी एस का काम होता है ये ई एफ टी यू को रीजनरेट करता है, ई एफ टी यू जी डी पी जो है इसको रीजनरेट करता है, वापस से ई एफ टी यू जी डी पी बनाता है। आगे बात समझ में, चलिए। तब हम यहाँ बात कर रहे थे, इतना आपको समझ में आया। इसको बोलते हैं, पहला स्टेप बोलते हैं इसको, दैट वाज द अमीनो एसिड टीआरएनए। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा स्टेप आता है, दैट वाज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ बनता है, पी साइड पर बनता है। तो ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, अब ये स्टेप कैसे हो जाएगी, इसके और इसके बीच में बेटा बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर पी साइड पर, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड है, वाई अमीनो एसिड है। इस पर बना देंगे, नीचे आप लोगों को कुछ डायग्राम क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर था मीथेन, यहाँ पर था वायु। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये बॉन्ड कौन फॉर्म करता है बच्चों, ये बॉन्ड या फोर्थ आपकी स्टेप हो गई है, या फिफ्थ स्टेप डाल के दे दी करें। अब ये बॉन्ड फॉर्म कौन करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये किसके पास होती है ये कैपेसिटी होती है 50s सब यूनिट के पास। 50s सब यूनिट, द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम हैज द कैपेसिटी for the peptide transferase enzyme, and it can form the peptide bond formation between the P site and the A site amino acid। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया पेप्टाइड ट्रांसफरेज की मदद से। तो क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, जो पी साइड पर अमीनो एसिड है ना, इट्स फ्री, या फिर पी आर एन ए और पी साइड बिकम फ्री। ठीक है, पी साइड पर जो टी आर एन ए है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और अगला जो स्टेप है वो काम करेगा ई एफ जी। ये क्या है, ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा, ये ट्रांसलोकेशन करेगा। ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेज क्या करेगा बच्चों, ट्रांसलोकेज करता है ट्रांसलोकेशन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन।
ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन होगा तो ये कौन सी है, ई साइड, पी साइड और ए साइड। अब आप बताना, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ट्रांसलोकेट करूँ, यानी कि अब मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, तो आगे बढ़ाऊँ तो ये टीआरएनए की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? जब ये आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आएगा तो नहीं आएगा? आएगा भाई, क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, केवल राइबोसोम मूव कर रहा है, टीआरएनए थोड़ी ना मूव कर रहा है उसके साथ साथ। टीआरएनए मूव नहीं कर रहा, टीआरएनए वही है, केवल क्या कर रहा है, राइबोसोम मूव कर रहा है। तो राइबोसोम के मूव करने से क्या होगा, जो टीआरएनए की साइड है वो कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ आएंगी, टीआरएनए पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो यानी कि जो पी साइड पर टीआरएनए है वो कहाँ जाएगा, ए साइड पर आ जाएगा। और ये टीआरएनए कैसा है, फ्री है, फ्री है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि पी साइट और ए साइट के टीआरएनए के बीच में पहले क्या हो गया है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। और जैसे ही दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, पी साइट का टीआरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड से कर देता है, या फिर अपने अमीनो एसिड से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और फ्री होते ही ये क्या आ जाएगा, ट्रांसलोकेज, ईएफजी ट्रांसलोकेज एंजाइम, उसने उसको मूव किया, तो जो पी साइड पर जो टीआरएनए मौजूद था वो कहाँ आ गया, पी साइड पर आ गया। और ए साइड का टीआरएनए कहाँ आ गया, पी साइड पर आ गया। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हैं आपके, मीथ्योनिन और वाई है या नहीं है? इसके पास कौन से अमीनो एसिड है, मीथ्योनिन और वाई है। अब ए साइड वापस फ्री हो गई, यानी कि अब ये स्टेप वापस चलेगी, यानी कि ई एफ टी यू जी डी पी फिर से बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाइनरी कॉम्प्लेक्स चार्ज टी के साथ फिर टर्शियरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ई एफ टी यू जी डी पी फिर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम जो ए साइड पर नया जो आएगा अमीनो एसिड, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये तो क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ई साइड मैंने बताया था आपको, एग्जिट साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों, जो फ्री अमीन टीआरएनए हो गया है, जो फ्री हो गया है, अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा, यानी इससे बाहर निकल जाएगा, अब पी पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ एक और आ गया, इन तीनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये इधर आ जाएगा। यानी कि इसी तरह से ये पूरी प्रोसेस क्या करती रहती है, चलती रहती है। ट्रांसलोकेशन, इलॉन्गेशन इसमें होता रहता है, कब तक, जब तक इसको अपना क्या ना मिल जाए, स्टॉप कोडोन ना मिल जाए, यानी कि जब तक इसकी क्या ना आ जाए, टर्मिनेशन स्टेप ना आ जाए। आ गई बात समझ में सबको? क्लियर है? कोई डाउट? कैसे हो रहा है इलॉन्गेशन? हम्म, सबको समझ में आ रहा है भाई? स्टेप सबके सामने लिखे हुए हैं, नहीं दिखा? कितनी है? ठीक है, ओके ओके बच्चों, ओके, ऊपर लिख देंगे, अब की बार आपको नहीं दिख रहा है, वैसे ही कुछ नहीं लिख रहा है, इधर लिख दूँ इसको, इस वाले स्टेप को, ये नहीं दिख रही है आपको? तो ये है ई एस टी एस रीजेनरेट, ई एफ टी यू, ई एफ टी एस क्या करेगा, ई एफ टी यू को रीजेनरेट करेगा। ठीक है, और कोई डाउट है भाई, बताओ? सबको समझ आ गया इलॉन्गेशन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? हम्म, चलिए। अब लास्ट स्टेप है आपकी, क्या है, टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या है आप लोगों की, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन सबको पता है, टर्मिनेशन कैसे होगा, आई गेस ये भी सबको पता है, किसके द्वारा होगी टर्मिनेशन? टर्मिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप कोडोन। ठीक है,
टर्मिनेशन किसकी हेल्प से होगा? स्टॉप कोडॉन की हेल्प से होगा। कैसे होगा? जैसे हम लोगों ने इनिशिएशन फैक्टर पढ़ा, इलोंगेशन फैक्टर पढ़ा, वैसे ही टर्मिनेशन में भी फैक्टर्स होते हैं एंड दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड द रिलीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम रिलीज फैक्टर्स। ठीक है। इनिशिएशन में हमने पढ़े थे IF1, IF2, IF3। इलोंगेशन में पढ़े हमने EFTU, EFTS और EFG। ठीक है। ऐसे ही टर्मिनेशन में भी फैक्टर्स होते हैं एंड दैट वाज द RF1, RF2 और RF3। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे हम लोगों ने इनिशिएशन और इलोंगेशन में पढ़ा था, वैसे ही आपके टर्मिनेशन में भी होते हैं कौन से? रिलीज फैक्टर्स। अब आपके स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA। ये होते हैं, याद है सबको? UAA, UAG और UGA। ठीक है। अब इनको पहचानते कौन कौन है? इन दोनों को पहचानता है RF1, इन दोनों को पहचानता है RF2। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि UAG is the only codon in the only stop codon which is recognized by the both release factor RF1 and RF2। अरे बात समझ में? RF1 और RF2, UAA, UAG, UGA को कैसे पहचानते हैं? RF1 पहचानता है UAA और UAG को और RF2 पहचानता है UAG और UGA को। ठीक है ना? अब क्या फिर RF3 का काम क्या है? RF3 का काम क्या है? RF1 और RF2 को हमने देख लिया। RF3 का काम क्या है? बेसिकली इसका काम होता है इन दोनों को काम कराना। इसका काम क्या है? इन दोनों को काम कराता है, यानी कि दोनों को असिस्ट करता है, दोनों के लिए फैक्टर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि RF1 और RF2 इन तीनों कोडोन्स को पहचानने में मदद कर पाते हैं। ठीक है। तो बात बस सिंपल सी है, जैसे जैसे इलोंगेशन आगे बढ़ता है और जैसे ही स्टॉप कोडोन मिलता है, चाहे UAA है, चाहे UAG है, चाहे UGA है, जैसे ही स्टॉप कोडोन मिलता है, ये क्या करते हैं? ये RF1, RF2 दोनों को पहचानते हैं, तीनों को, और पहचानने के बाद प्रोसेस को वहीं रोक देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि अमीनो एसिड का जुड़ना वहीं पर रुक जाता है। टर्मिनेशन बस इतना सा ही है, टर्मिनेशन में कुछ नहीं है। तो आपको बात आ गई समझ में? इनिशिएशन के फैक्टर्स IF1, IF2 और IF3। काम क्या था? दोबारा बात करते हैं। IF1 और IF3 का काम क्या था? सबसे पहले 30th सब यूनिट से जुड़ना, 30th सब यूनिट को फिर mRNA से जोड़ना। और IF2 का काम क्या था? IF2 का काम था GTP के साथ जुड़ना और देन 30th सब यूनिट से जोड़ना। यही काम था कि नहीं था? ठीक है। IF3 का काम क्या था? वो 50s और 30s को आपस में जुड़ने से रोक रहा था। ठीक। इलोंगेशन फैक्टर्स में EFTU, EFTS और EFG। EFTU सबसे पहले GTP से बाइंड करता है एंड देन tRNA से बाइंड करता है। ठीक है ना? एंड देन जैसे ही वो tRNA को चार्ज कर देता है, tRNA से जुड़ जाता है, तो उसको चार्ज करने के बाद वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। अगर उसको दोबारा से रीजनरेट करना है तो रीजनरेट करने के लिए EFTS की जरूरत पड़ती है। EFG का काम क्या था? दैट वाज द ट्रांसलोकेज एंजाइम, यानी कि वो ट्रांसलोकेशन में मदद कर रहा था, वो राइबोसोम को आगे मूव करने में मदद करता है। ठीक है। टर्मिनेशन में प्रेजेंट है रिलीज फैक्टर्स RF1, RF2 और RF3। RF1 पहचानता है UAA और UAG को, वेयर एज RF2 पहचानता है UAG और UGA को। और RF3 का काम क्या है? RF3 इन बाकी के दोनों को काम करने में हेल्प करवाता है। क्लियर है तीनों स्टेप? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नहीं? सबको क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ठीक है। तो ये तो हम किस में पढ़ रहे थे अभी तक? ये हम पढ़ रहे थे किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। नया टॉपिक, नया टॉपिक शुरू कर दूं? चलिए बच्चों, फिर यूकैरियोट्स का हम कल शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है, ख़त्म नहीं हो पाएगा। तब तक आपके कोई पुराने डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। या इस प्रोसेस में भी किसी को कोई डाउट आया हो तो वो पूछ सकते हैं। पुराने चैप्टर्स में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यूकैरियोट्स का इनिशिएशन थोड़ा सा बड़ा है,
यूकैरियोट्स के इनिशिएशन की और इलॉन्गेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल कितने एक दो फैक्टर्स भी देखे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें 10-10 12-12 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जब हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे तो वहाँ पर EIF1 EIF2 EIF3 कई सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स वहाँ बनेगा, तो वो थोड़ा सा लेंगी है, तो उसको कल बात कर लेंगे, मंडे बात कर लेंगे। अभी तक आपको पुराने किसी चैप्टर्स में कोई डाउट रहा हो, या इस चैप्टर में प्रोकैरियोट्स के ट्रांसमिशन में किसी को कोई डाउट रहा हो, तो वो आप अभी पूछ लीजिए। 5 मिनट के डाउट्स आपके क्लियर कर लेते हैं। किसी को नहीं है? सबको क्लियर है सब कुछ?